Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. This first article is talking about the monkeypox virus. देखिए मंकी पॉक्स को जैसा आप सभी को याद होगा ग्लोबल इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था. नाउ WHO का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया है और बोला गया है कि मंकी पॉक्स इज़ नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. देखिए ये मूव बिल्कुल उसी के बाद आया है जब यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने कोविड-19 को भी बोल दिया कि अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह इसको नहीं ट्रीट किया जाएगा. मतलब ये कंसर्न नहीं है, एक बहुत ज़्यादा डेथ अलार्म यहाँ पर नहीं आ रहे हैं. सो यू गोना टेक इट इन अ सिमिलर वे जैसे आप दूसरी डिसीज़ेस को लेते हैं. तो हमें यहाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें जानना ज़रूरी है एमपॉक्स वायरस के बारे में जिसे हम मंकी पॉक्स वायरस बोलते हैं. ओके चलिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीज़ को हम ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में कब डिक्लेयर करते हैं, जब उसका जो आउटब्रेक होता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है. ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट दैट मीन्स इट कुड स्पेल ओवर इट मोर कंट्रीज़ और बहुत ज़्यादा एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. सारी कंट्रीज़ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें, एक ग्लोबल लेवल पर इसका रिस्पॉन्स दें. ऐसी कंडीशंस में किसी भी जो डिसीज़ होती है उसके लिए ग्लोबल इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है. जैसे आपको कोविड-19 के टाइम पर पता है, इसे डिक्लेयर किया गया था एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. ओके, अब देखिए कुछ और कंडीशंस भी हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी भी कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंसीडर करते हैं हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए. अब देखिए सबसे पहले जो वायरस है वो ऐसे एरियाज़ में फैल चुका है जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ है. नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ का मतलब हम यहाँ उस जगह की बात कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ में फैलना जहाँ पर इसको कभी पहले नहीं देखा गया. सो देयर आर 3 क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर एनी इंटरनेशनल कंसर्न दैट हैव बीन मेट एज पर द WHO. क्या क्या देख सकते हैं ये 3 क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूट्स अ पब्लिक हेल्थ रिस्क to the other state through the international spread of disease and it has the potentially required a coordinated international response. दूसरा अगर हम बात करें नंबर, जो नंबर्स होते हैं केसेस के, ये जो नंबर है ये 5 गुने बढ़ जाए. सपोज आज 5 पेशेंट थे, ठीक है, सडनली आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये 25 हो गए, 25 से 50 में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो ये जो नंबर है ये अगर अचानक से चेंज होने लगे तभी भी हम इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट या फिर इसको हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पब्लिक हेल्थ रिस्क में. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, जो एविडेंस है और अदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के समय जो मौजूद है वो इनसफिशिएंट है. मतलब क्या ओरिजिन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, ये सारी जानकारी होते हुए भी बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होती है. दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है. इंटरनेशनल स्प्रेड यहाँ पर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसमिटिंग होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. अगर ऐसे तीनों इवेंट कहीं भी अगर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन को हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है. पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है. चलिए अब बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में. ओके चलिए, मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले समझ लीजिए एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है. ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं. इसके अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह होते हैं, लेकिन इसकी जो सीवियरिटी है वो थोड़ी सी कम देखने मिली थी. स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी दैट वाज इन 1958. लगभग 2 आउटब्रेक्स हुए पॉक्स लाइक डिसीजेज लाइक ये लगातार यहाँ पर फैलना शुरू हुए और इसकी वजह से देखेंगे आप पहले ये मंकीज़ में देखने मिला और रिसर्च यहाँ पर जब इसकी होती चली गई तो इसी की वजह से इसका नाम आपको देखने मिलेगा मंकी पॉक्स. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो रैशेज़ हो जाते हैं चिकन पॉक्स की तरह, बट फीवर, मलेशिया,
हेडेक फ्रॉम जो मंकी पॉक्स में होते हैं चिकन पॉक्स के मुकाबले, वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। ओके, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो पहले प्राइमरी इन्फेक्शन इज़ थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, कंटेशियस या मॉस्कुलर लीजन्स जो होते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, या इनएडिक्वेट कुक्ड मीट खाना जो कि एनिमल्स का यहाँ पर होगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमें देखने मिल जाएगा। और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इट कैन ऑल्सो अकर बाय द इनऑक्यूलेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं वाया प्लेसेंटा। ओके, जिसे हम कॉन्जेंटियल मंकी पॉक्स भी बोल सकते हैं, मतलब मदर से यहाँ पे बेबी में इसका ट्रांसफ़र होना। अगर हम इसके वैक्सीनेशंस की बात करें तो देखिए, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर दिस इन्फेक्शन, बट जो यूरोपियन यूनियन है दे हैज़ रिकमेंडेड कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है लाइक आइमनावैक्स टू ट्रीट मंकी पॉक्स, आफ्टर WHO ने डिक्लेयर करा था इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, उसका यहाँ पर यूज़ करना शुरू किया गया। और बहुत सारे जो केसेस हैं वो अपने आप देखेंगे उनकी संख्या में यहाँ पर कमी हो गई थी। आज की डेट में इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा चुका है, तो ये आपको लगभग ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। एक और चीज़ आप इसके अलावा याद रखेंगे कि यूजुअली आप देखेंगे जो ये मंकी पॉक्स के जितने मैक्सिमम आपको केसेस देखने मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के आसपास आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आज की डेट में आप देखेंगे तो इंडिया के मल्टीपल स्टैंड्स आपको देखने मिल रहे हैं। जब एक टाइम पीरियड आया था जहाँ पर पूरा विश्व दो पार्ट्स में बटा हुआ था, USA और USSR। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी उन्होंने चूज़ किया या तो वो USA की साइड रहेंगी या USSR की साइड रहेंगी, लेकिन वहीं इंडिया एक नए कॉन्सेप्ट के साथ निकल कर आया जिसे हम बोलते हैं नाम या नॉन अलाइन मूवमेंट, विच मीन्स इंडिया यहाँ पर बोल रहा है कि वो किसी का भी पार्ट नहीं बनेगा। चाहे आप USA की बात कर लीजिए, USSR की बात कर लीजिए, बट इंडिया का जो स्टैंड है वो इंडिविजुअल रहेगा। इट विल रिमेन अवे फ्रॉम दिस USA USSR पॉलिटिक्स। बट नाउ द नॉन अलाइन मूवमेंट दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया ने जिसको इनिशिएट किया था, ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आज की डेट में इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट की जगह मल्टी अलाइन मूवमेंट का पार्ट बन चुका है। मतलब इंडिया बहुत सारे ग्रुप्स का यहाँ पर पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लीजिए, क्वाड की बात कर लें, इंडिया इज़ पार्ट। आप SCO की बात कर लीजिए, इंडिया इज़ पार्ट। आप MTCR ग्रुप्स की बात कर लीजिए, इंडिया इज़ पार्ट। इफ़ यू विल टॉक अबाउट दी वासेनार एग्रीमेंट, इंडिया इज़ पार्ट। इफ़ यू विल टॉक अबाउट दी I2U2, इंडिया इज़ पार्ट। तो इफ़ यू विल नोटिस कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो रोल है वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो चाइना ने, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बातें बोली हैं जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, और इंडिया का जो एक स्टैंड आपको देखने मिला वो कुछ इस तरीके का था कि इंडिया ने पूरी तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन भी नहीं किया जो कंडीशन हो रही थी, ना ही इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया। इंडिया रिमेन साइलेंट, बट इंडिया ने यहाँ पर रशिया से जो ऑयल है वो खरीदना जारी रखा। रिजल्टेड इन टू वॉट, एक ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा मैसेज पहुंचा कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद भी इंडिया का जो स्टैंड है, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का जो अप्रोच है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो चाइना आप देखेंगे बहुत बार स्टेटमेंट दे चुका है कि जब भारत यहाँ पर, अगर आप देखेंगे एक तरीके से आपको अगर याद होगा तो अभी यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेनर जो मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि इंडिया बात करता है, देखिए, विश्व गुरु की। ठीक है, इंडिया जब बात कर रहा है विश्व गुरु बनने की, तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पर होना चाहिए कि वो कमज़ोर के साथ खड़ा हो। वो एक ग्लोबल टीचर बनने की बात कर रहा है, एक आर्बिटर बनने की बात कर रहा है। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया का केस आया तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि इंडिया का जहाँ पर जो सपोर्ट होना चाहिए था वो इनोसेंट लोगों के साथ होना चाहिए, विक्टिम्स के साथ होना चाहिए था। वहीं इंडिया का स्टैंड ऐसा ना होकर ऑपोजिट रहा। रादर जो चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो अप्रोच होनी चाहिए थी कि भाई वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम करे,
अलग अलग कंट्रीज़ में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, एक मीडिएटर का काम करे। तो ये काम अगर आपको आज की डेट में कोई करता दिखाई दे रहा है तो वो है चाइना। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पर चाइना के बारे में बोला है? देखिए, चाइना का आप स्टैंड देखिए, बहुत बड़ा स्टैंड रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया को एक साथ लाने में, जो इनकी बहुत लंबी टाइम पीरियड से यहाँ पर दुश्मनी चली आ रही थी, वो यहाँ पर ख़त्म हुई है। रिजल्टेड इनटू व्हाट, कि इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया का जो एक चेंज होना चाहिए, जो इंडिया का यहाँ पर रोल होना चाहिए था, दैट रोल इज़ नाउ प्लेइंग बाय द चाइना। ओके, अब देखिए इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, इनका क्या एक वे आउट निकाला जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं इंडिया के पास आज की डेट में हार्ड पावर की कमी है। देखिए, जब हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा, हार्ड पावर मीन्स हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आर्मी, जहाँ पर मनी, इसका उपयोग करके आप ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया डजंट हैव अ लॉट ऑफ दिस। रादर अगर आप बात करेंगे चाइना की, तो चाइना हैज़ बोथ द आर्मी एंड द मनी इटसेल्फ, दे कैन इंटरवीन इन एनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रादर इंडिया इज़ गुड विद द सॉफ्ट पावर्स, विच मीन्स अगर हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया बहुत सारे जो उनके नेशंस हैं उनको सपोर्ट करता है कि भाई ओके, हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम आपके जो बच्चे आएंगे उनके लिए फ़ीस कंसेशन कर देंगे। तो इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग करता है। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया lacks the hard power has been acknowledged not alone by this article but the chief of the RSS मोहन भागवत अपनी रिसेंट स्पीच में उन्होंने बोला कि दैट इफ इंडिया हैड बीन एडिक्वेटली पावरफुल इट वुड हैव सपोर्टेड द यूक्रेनियन वॉर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आता है, विच मीन्स इंडिया डजंट हैव अ लॉट ऑफ हार्ड पावर, विच मीन्स हम यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टेंशन अराउंड अस। ठीक है, इंडिया में चारों तरफ से उसकी नेबरिंग कंट्री का टेंशन है, बट चाइना डजंट हैव दैट मच। In fact, China is creating that tension around the world. So China has army, China has money, but India doesn't have. Okay. तो ये कहीं ना कहीं आपको एक कंडीशन दिखाई देगी। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद न्यू दिल्ली ने एक डिसअप्रूवल यहाँ पर दिखाया था ऑफ द यूक्रेन वॉर, इट अवॉइडेड टेकिंग अ क्लियर पोजीशन इन मैनी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। अगर आप बात करें, हमेशा आप देखेंगे एक इंडिया का एक जो ट्रेडिशनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। अगेन इंडिया का इस बार स्टेटमेंट था कि भाई जब भी कहीं पर कोई वॉर हो रही, कोई सिचुएशन हो रही है, तो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हर टेंशन वेस्टर्न कंट्रीज़ का टेंशन नहीं हो सकता है। तो यूक्रेन वॉर वॉज नॉट अलोन सफिशिएंट टू अंडरमाइन इंडियाज हिस्टोरिक टाइज विद रशिया। दिस इज़ अ बेस्ड लाइक हाउ मच इंडिया न्यू दिल्लीज मिलिट्री डिपेंडेंस। हम मिलिट्री की बात कर लेते हैं, हमारा बहुत सारा पावर है जो हम रशिया से ले रहे हैं। चाहे आप एंटी कॉलोनियल स्टैंड की बात कर लीजिए, आप ऑटोनॉमी डॉक्ट्राइन की बात कर लीजिए, एक मल्टी अलाइनमेंट की यहाँ पर बात कर लीजिए। जो इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा दिखाई देगा कि शायद ये रशिया के फेवर में है, बट येस, सिंस रशिया हैज़ अ लॉट ऑफ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, यूनाइटेड नेशन में रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। तो आप देखेंगे एक तरीके से जो डिमांड है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर बनने की, वो भी कहीं ना कहीं बार बार रशिया के द्वारा सपोर्ट की जाती है और चाइना हमेशा उसे ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज़ हाउ समवेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि नहीं, जो भी पॉलिटिकल फंडामेंटल यहाँ पर चल रहा है वो सही है या गलत है, ये तो आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए रशिया की बहुत ज़्यादा है, और दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन, नाइदर इट इज़ सपोर्टिंग रशिया। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए। देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा एक अनामिनस जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बोला है दैट द महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का जो कॉल ट्रस्ट वोट था उससे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है, जहाँ पर जो उद्धव ठाकरे
जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या करा, रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने बोला कि भाई उनको वापस से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन हो। अब देखिए हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि देखिए जो महाराष्ट्र के उस समय गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी जी, इनका जो कॉल फॉर ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट वोट था या फिर जो फ्लोर टेस्ट के लिए इन्होंने बोला, पहली चीज़ तो ये गलत थी, ठीक है। लेकिन हालांकि उद्धव ठाकरे ने इसके बाद यहाँ पर अपने रिज़ाइन दे दिया, ओके। अब क्योंकि ये सिटिंग नहीं थे, है ना, तो इनको यहाँ पर बिना अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करे ये यहाँ से चले जाते हैं। अब इन्होंने क्योंकि यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं करी एंड ही रिजाइंड एंड देन ही आस्क्ड कोर्ट टू इंटरवीन, ऐसे में यहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं बनता है। ये यहाँ पर बिना फ्लो टेस्ट दिए, बिना अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर साबित किए ये यहाँ से चले गए। तो कोर्ट ने ये बोल दिया दैट इट कुड नॉट रीइंस्टेट मिस्टर ठाकरे एज द चीफ मिनिस्टर क्योंकि ही हैड रिजाइंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग द ट्रस्ट वोट। तो इन्हें यहाँ पर क्या करना ज़रूरी था, इन्हें ट्रस्ट वोट करना ज़रूरी था, इन्हें अपना फ्लो टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी था और अपनी मेजॉरिटी साबित करना ज़रूरी थी। देन इनका जो भी डिसीजन होता वो देखा जाता, बट विदाउट फेसिंग द ट्रस्ट वोट ही रिजाइन। तो यहाँ पर इन्हें रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, दोबारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए आगे सवाल आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को। देखिए द स्पीकर इज़ द अथॉरिटी टू एजुकेट द पिटीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब जो पिटिशनर चाहते थे कि कोर्ट टू गिव इट्स डिसीजन ऑन द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पर तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला दे कैन नॉट ऑर्डिनरली एजुकेट पिटिशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, देयर आर नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केसेस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction by the court to educate disqualification petition. In fact, court also said that MLA has the right to participate in the proceeding of the House regardless of the precedency of any petition for their disqualification. So the validity of the proceeding of the House in the intergum the period between the rhyme change is not subject to the outcome of the disqualification of the petition anymore. So what need to be done? जो राइट है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का स्पीकर के पास है फॉर अ रीजनेबल पीरियड ओनली. So now what happened? Majority of the MLA who joined the other group, so Uddhav Thackeray government want कि भाई ये जो MLA हैं, ये जो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, इन्हें आप डिस्क्वालीफाइड कर दीजिए. बट अल्टीमेटली ये जो पिटीशन, ये जो पावर है, ये स्पीकर के हाथ में है. सो दे अप्रोच, अगर आप स्पीकर को अप्रोच करेंगे और स्पीकर सेड कि नो देयर इज़ नो नीड, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट्स टू गो देयर, इनफैक्ट द स्पीकर ऑल्सो ज्वाइन द अदर पार्ट ऑफ द ग्रुप, सो ही डिनाइड. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि ठीक है, अगर आप स्पीकर के पास जाते और फिर आप यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात के लिए एक रीजनेबल पीरियड में क्वेश्चन उठाते, तो स्पीकर के पास ये राइट था कि वो इसको एंटरटेन करते और उसके बाद आप उसके डिसीजन आने के बाद आप कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच कर सकते थे. अब देखिए इसी पूरे मुद्दे में एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें जान लेना यहाँ पर ज़रूरी है, विच इज़ दी व्हिप. व्हिप क्या होता है? एक तरीके से पार्टी का ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है. इसको हम हिंदी में कई बार सचेतक भी बोलते हैं. ब्रिटिश टाइम पीरियड का ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको ये रिलीज़ करती हैं, जिसमें उनको एक तरीके से ऑर्डर दिया जाता है कि इतने इतने टाइम पर आपको यहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको अपना वोट करना ज़रूरी है. और ये जो आप दल बदल कानून की जब हम बात करते हैं, जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो वहीं पर उसी के अंदर 10th शेड्यूल में अगर आप बात करेंगे तो व्हिप रिलीज़ करना कंपलसरी हो जाता है किसी भी पार्टी को अपने MLAs के लिए. ठीक है, तो ये जो व्हिप है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अपने जो MLAs हैं उनको ये रिलीज़ करना, ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो जाता है. अब देखिए इशू हुआ क्या था यहाँ पर. जो पार्टी थी इनके पास 2 व्हिप आ गई जो MLAs थे. अब महाराष्ट्र में ये जितना भी इशू चल रहा था, ये जो केओस चल रहा था, यहाँ पे 2 व्हिप्स रिलीज़ हुई. ठीक है, एक तो उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में और दूसरी शिवसेना के
लीडरशिप में, जहाँ पर मतलब जिसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक एकनाथ शिंदे वाले पार्टी से, और एक तरफ आपको देखने मिलेगी उद्धव ठाकरे वाली पार्टी से। अब एमएलएस के सामने कन्फ्यूजन ये आ गया कि भाई इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि भाई घर में अगर मम्मी पापा की फ़ाइट हो रही है तो बच्चों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है ना, कि भाई मम्मी की सुने या पापा की सुने। ओके, अब यही बिल्कुल इशू आ गया था किसके सामने, यहाँ पे पार्टीज़ के एमएलए के सामने, क्योंकि उनके सामने 2 व्हिप आ चुकी थी। तो अभी किसको यहाँ पर चुना जाए और किस बेसिस पर चलाया जाए, ये इनके सामने एक बहुत बड़ा इशू आ गया था। अब हुआ क्या, अब मैक्सिमम पीपल हैव डिसाइडेड कि ठीक है भाई, जो एकनाथ शिंदे वाला जो हमारे पास व्हिप आया है, हम उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको यहाँ पर मंजूरी दे देते हैं, ठीक है। और जो उसी के हिसाब से ये यहाँ पर आगे बढ़ गए और इन्होंने जाके भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया, और इन्होंने जो अपनी मेजॉरिटी है वो एकनाथ शिंदे की तरफ यहाँ पर दिखा दी। अब देखिए, व्हिप यूजुअली 3 तरीके की होती हैं, आप ये भी याद रखिएगा। एक होती है 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। जब हम 1 लाइन व्हिप की बात करते हैं तो ये यूजुअली जो पार्टी होती है वो अपने जो सदस्य होते हैं उनको वोटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए निकालती है। अगर हम 2 लाइन व्हिप्स की बात करते हैं तो ये जो वोटिंग का टाइम है उसमें भाई सारे जो इनके सदस्य हैं उनको प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी जाती हैं। और जो 3 लाइन व्हिप होता है, ठीक है, यहाँ पर जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, उनको वोट करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पर आप वोट करेंगे उसके लिए डायरेक्शंस यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, अगर कोई जो सदस्य है वो पार्टी की व्हिप को नहीं एक्सेप्ट करता तो क्या होगा। देखिए, अगर कोई भी सांसद है या विधायक है, कोई भी एमएलए है, अपनी पार्टी के अगर वो व्हिप को यहाँ पर नहीं मानते हैं, तब यहाँ पर आप देखेंगे उसके ऊपर आपको दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर लगाया जा सकता है, और फिर उसे पार्लियामेंट यहाँ से सिटिंग से निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी पार्टी के 1/3, ठीक है, 1/3 जो मेंबर्स हैं वो इस व्हिप के अगेंस्ट जाकर अगर वोटिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर इन मेंबर्स की जो सदस्यता है वो नहीं जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पूरा मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था, वो था ये व्हिप, और यहाँ पर 1/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी इसके ऑपोजिट चली गई, ऑपोजिट जाके इन्होंने यहाँ पर वोट कर दिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनली दे वर नॉट रॉन्ग एट ऑल। ओके, चलिए इसी के साथ समझ लेते हैं फ्लोर टेस्ट, ठीक है। ये सारे टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फ्लोर टेस्ट एक टेक्निक है फॉर पुटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट इन द असेंबली टू टेस्ट। गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी जो मेजॉरिटी है असेंबली में वो यहाँ पर इसको शो करें। However, जब असेंबली इज इन सेशन, द स्पीकर ऑफ द असेंबली में रिक्वेस्ट अ फ्लोर टेस्ट, ठीक है। लेकिन जब वो सेशन में नहीं है तब यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं आप आए और यहाँ पर क्या करें, इसको आप अपनी जो आपकी मेजॉरिटी उसको यहाँ पर शो करें। सो अ फ्लोर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द एग्जीक्यूटिव हैज़ द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और नॉट, ठीक है। तो ये एक तरीका का मैकेनिज्म होता है जो अलाउ करता है चीफ मिनिस्टर को ये साबित करने के लिए कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी जो मेजॉरिटी है उसे साबित करके दिखाएं। अब ये यूजुअली कहाँ पर होता है, दिस इज़ बेसिकली डन व्हेन एवर अ न्यू गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिप्लेस द ओल्डर वन, ठीक है। और ऐसे समय में ये चेक करने के लिए कि जो नया लीडर आया है उसके पास प्रॉपर सपोर्ट है मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर का या नहीं, ये देखने के लिए गवर्नर यहाँ पर आर्टिकल 163 का उपयोग करते हुए चीफ मिनिस्टर से बोल सकते हैं कि वो क्या करें, अपना यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर दिखाएं। यही होता है फ्लोर टेस्ट। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आपको फ्लो टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल 163 के बारे में जानकारी होना चाहिए, साथ ही आपको मैंने व्हिप के बारे में बताया है। तो मेक श्योर कि ये सारी पॉइंट्स आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है यूएस डेब्ट सीलिंग की। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है यूएस डेब्ट सीलिंग की।
इसको समझने के पहले एक चीज़ जान लीजिए, जब भी आप भारत की बात करते हैं, देखिए एवरी कंट्री हैज़ सर्टेन लिमिट्स जहाँ गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर स्पेंड करता है। जब आप इंडिया की बात करेंगे तो आपको पता है आपको मनी बिल यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, देन यू नीड अप्रोप्रिएशन, ओनली देन यू कैन स्पेंड अ मनी। अब यूएस के डेप्ट सीलिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर के पीरियड में। देखिए वर्ल्ड वॉर के पीरियड की अगर हम बात करें तो ये वो टाइम था जब बार बार यूएस गवर्नमेंट को फंड्स की आवश्यकता होती थी। इस समय अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज वुडरो विल्सन। ओके, अब ऐसे में इनके पास बार बार समय नहीं था कि ये जाएं कांग्रेस में अपनी बात रखें और यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे ट्रेजरी से निकाल सकें। सो व्हाट हैपन, यहाँ पर एक लिमिट बना दी गई कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होंगे वो विदाउट परमिशन ऑफ द यूएस सीनेट कांग्रेस यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट ऑफ अमाउंट इसको खर्च कर सकते हैं। अब समय समय पर ये जो लिमिट है ये यहाँ पर चेंज करती जा रही थी एंड फाइनली द डे हैज़ कम जब ये जो लिमिट है ये क्रॉस कर गया है 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट। ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस गवर्नमेंट, विच मीन्स कि गवर्नमेंट यहाँ पर 31.4 ट्रिलियन डॉलर तक का लोन बहुत आसानी से ले सकती है। ये इनकी डेप्ट लिमिट है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। ओके, अब यहाँ पर एक सवाल आया कि व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट ब्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यू इट रन्स अप अ बजट डेफिसिट। हमें पता है जब आपकी कमाई कम है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की जब कंडीशन हो जाती है तो उसी को हम बजट को डेफिसिट की कंडीशन में बोल देते हैं। सिंस 2001 अगर नोटिस किया जाए तो यूएस में जो एवरेज है ये है $1 ट्रिलियन एनुअली, जो कि डेफिसिट के रूप में जा रहा है। ओके, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो लगातार फाइनेंशियल डेप्ट है वो यहाँ सरकार के ऊपर बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो देखिए यूएस गवर्नमेंट के पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शन क्या, या तो आप यहाँ पर जो आपके पास डेट लिमिट है जो कि ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट यहाँ क्रॉस कर चुकी है, विच इज़ दी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 31.1 ट्रिलियन, और इसका पूरा इतिहास मैंने आपको बताया था कि ये शुरुआत हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 से। आई हैव ऑल्सो अंडरलाइन दी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, तो आप चाहें तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट की ये जो लिमिट है, जब वुडरो विल्सन के टाइम पे इट वाज दी 11.5 बिलियन, तब से लेकर आज तक 31.4 ट्रिलियन को ये क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स अब अगर इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, विच मीन्स नाउ इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड मोर मनी, इनको जाना होगा कांग्रेस के पास और कांग्रेस से यहाँ से परमिशन लेना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनके पास ऑप्शन क्या है, टू कट इट डाउन। अब देखिए अगर इसको कट डाउन करेंगे तो भाई जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं, चाहे आप पेंशन्स की बात कर लीजिए, सोशल सिक्योरिटीज़ पे खर्चे की बात कर लीजिए, वो यहाँ पर कट डाउन हो जाएंगे, विच मीन्स जो प्राइजेज़ हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ कट डाउन हो जाएंगे, विच मीन्स महंगाई आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। सो पीपल विल नॉट कम एंड वोट फॉर यू। वाई? बिकॉज उनको यहाँ पर आपके टाइम पीरियड में महंगाई ज़्यादा देखने मिल रही है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भाई तो चले जाते हैं और यहाँ से लिमिट बढ़वा लेते हैं। अब देखिए यूएस का जो मैकेनिज्म है, यूएस में कोई एंटी डिफेक्शन लॉ आपको नहीं देखने मिलेगा, नो एंटी डिफेक्शन लॉ, विच मीन्स जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मतलब जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो चाहें तो अपनी गवर्नमेंट के ऑपोजिट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सो विच मीन्स अगर आप देखें यहाँ पर, so if the Republican dominant House of the Representative of the President Joe Biden, White House did not reach the consensus to raise a suspended debt ceiling, if they'll even present a bill in front of Congress कि भाई आप हमारी लिमिट बढ़ा दीजिए, हो सकता है जो इनके ही मेंबर्स हैं वो इनके ऑपोजिट यहाँ पर जाके क्या कर दें, वोट कर दें। सो देयर आर नो एज सच ऑप्शन येट रादर देन कि यहाँ पे खर्चे कम किए जाएं, और एल्स बिल को प्रपोज करने के बाद क्या रिजल्ट देखने मिल सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाए। तो
नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या होगा अगर यूएस यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है। देखिए जो एनालिसिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका बोलना है कि इस तरीके की जो कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक के सिनेरियो में यूएस हैज़ नेवर एक्चुअली डिफ़ॉल्टेड ऑन इट्स डेब्ट बिफोर। तो इन्होंने वार्न किया है। हाउएवर जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हमें देखने मिलेगी दैट कुड बी चेंज, जिसकी वजह से अमेरिका और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी तरीके के डाउट हैं सो प्लीज़ बी फ्री टू आस्क देम। इस पूरे आर्टिकल की जितनी भी न्यूज़ हमने कवर करी है, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rawacademies.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाकर इस पूरे के पूरे न्यूज़ की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.